दीप जी, पूर्वक विस्तार से समझने के लिए अध्ययन की ही आवश्यकता पड़ेगी, माने पठन, चर्चा और चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो हम अपने व्यक्तिगत अध्ययन के दरमियान कर लेंगे। अब जब हम शिक्षा पर आते हैं तो दर्शन को, माने जो हमारा जीवन दर्शन है, उसको शिक्षा के रूप में हमें रूपांतरित करना होता है, तभी शिक्षा के क्षेत्र का हम अच्छी तरह से विचार कर पाते हैं। ये ध्यान में रखकर हमने शिक्षा समग्र विकास प्रतिमान, इंटीग्रल डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान, ऐसा हमने निरूपित किया। तो इसके मुख्य आयाम क्या है, ये तो हमने बहुत बार ऐसे आवर्तन में लिए ही हैं। तो फिर भी एक कहते हैं कि समग्र विकास, तो प्रवर्ती मुद्दा क्या रखेंगे, विद्यालय में होने वाली शिक्षा, विद्यालय में होने वाली शिक्षा का अध्ययन अध्यापन ऐसा स्वरूप रहता है। उसमें हम समग्र विकास जब कहते हैं तब वो अध्येता को लागू होता है। अध्यापन करने वाला उसकी सहायता करता है, उसका मार्गदर्शक होता है, उसको प्रेरणा देता है। इस रूप में वह अध्ययन अच्छी तरह से करने के लिए सहायक होता है। तो अध्येता माने छात्र, माने विद्यार्थी, उसका समग्र विकास, ये उसका केंद्रवर्ती मुद्दा हुआ। दूसरा जो मुद्दा होगा, जो इसके बाद विचारणीय है, ये समग्र विकास प्रतिमान क्या केवल विद्यालय को ही लागू है। विद्यालय कहते ही हमारे समक्ष, हमारी कल्पना में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ऐसा ही आता है, परंतु ऐसा नहीं है। समग्र विकास प्रतिमान इतना सीमित नहीं है, और केवल प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में माने बाल किशोर आयु के छात्र यहाँ तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जितने भी आयाम हैं वहाँ सर्वत्र लागू है। इसलिए वह उच्च शिक्षा को भी लागू है। वह बाल के पूर्व शिशु अवस्था और गर्भावस्था, इसको भी लागू है। वह शोध संस्थानों और हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर वो ICHR माने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल कल्चरल साइंटिफिक रिसर्च, इन सभी शोध संस्थानों को भी लागू हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे जितने भी प्रगत शिक्षा के संस्थान हैं, वो सभी जगह पर समग्र विकास प्रतिमान लागू है। हाँ, उस संस्थान का स्वरूप और स्तर और विषय जिस प्रकार का है, उस विषय स्वरूप और स्तर को समग्र विकास प्रतिमान लागू करके फिर वहां की शिक्षा का नियोजन और आयोजन करना चाहिए। तो पहले हम समग्र विकास के आयाम क्या है वो देखेंगे। वो तो जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि वे हमको बहुत जैसे कंठस्थ हो गए ऐसे ही है। तो इस समग्र विकास के 4 आयाम हैं। एक है व्यक्तिगत विकास, दूसरा है समष्टिगत विकास, तीसरा है सृष्टिगत विकास, और चौथा है परमेष्ठिगत विकास। पहले हम जो 2 भागों में कह रहे थे कि सर्वांगीण विकास और परमेष्ठिगत विकास, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस रूप में समझना उचित समझा है। तो ये 4 आयाम हुए। इट इज सो सिंपल, व्यक्तिगत, समष्टिगत, सृष्टिगत और परमेष्ठिगत। अब ये किसके संदर्भ में है सारा, केंद्र में कौन है, अध्येता। तो छात्र का माने व्यक्ति का, माने मनुष्य का, व्यक्तिगत, समष्टिगत, सृष्टिगत, परमेष्ठिगत, इस प्रकार से हम विचार करेंगे।
व्यक्तिगत विकास का भी जो हमने निरूपण किया, हमने शब्दावली उसकी जो स्वीकार की, वह है पंचात्मा विकास, या जिसको प्रचलित अर्थ में पंचकोश विकास कहते हैं। वो पंचकोश विकास तो हमको पता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ऐसे पांचों स्तरों का विकास, ये हमारा व्यक्तिगत विकास का स्वरूप रहा। समष्टिगत विकास में यह भी मनुष्य के संदर्भ में लागू है। एक व्यक्ति का शेष मनुष्य समाज के साथ किस प्रकार से समायोजन होगा, इसका विचार करना, यह समष्टिगत विकास का विचार करना है। इसके भी मैंने निरूपण की सुविधा के लिए जो पड़ाव बनाए वो है कुटुंबगत, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, उसका पहला ही सीधा ही केंद्र होता है कुटुंब। तो कुटुंबगत विकास, समुदाय माने उसकी जाति होती है, वर्ण होते हैं, व्यवसाय होते हैं, सार्वजनिक जीवन जो होता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के दायित्व, विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार की स्थितियां, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, ये सब जो होता है माने कुटुंब से बाहर, ये है समुदायगत विकास। माने कितने ही गिल्ड जो हमारे होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उन व्यवसायों के जो समुदाय बनते हैं, कितने भी वर्ण होते हैं, उनके अनुसार जो समूह बनते हैं, समुदाय बनते हैं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो समुदाय बनते हैं, उसमें व्यक्ति का कुटुंब के माध्यम से समायोजन कैसे होगा, वह है समुदायगत विकास। उसके बाद होता है राष्ट्र। अब राष्ट्र भी विश्व में भिन्न 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 है, तो हम एक राष्ट्र के अंग होते हैं। तो राष्ट्रगत विकास माने मेरी पहचान एक व्यक्ति के नाते हुई, मेरी पहचान में जिस कुटुंब का सदस्य हूँ उसके नाते हुई, मेरी पहचान मैं जिस व्यवसाय का, जिस समुदाय का, जिस व्यवस्था का अंग हूँ, मेरे कुटुंब के माध्यम से उसमें हुई। फिर मैं सारे कुटुंब, समुदाय आदि को लेकर जिस राष्ट्र का अंग हूँ, राष्ट्र के साथ जो परिचय की सबसे बड़ी लाक्षणिकता है, वह है धर्म, संस्कृति, जीवन दर्शन। इसका जो मैं अंग हूँ, जिस संस्कृति का, जिस धर्म का, जिस जीवन दर्शन का मैं अंग हूँ, उसमें मेरा समायोजन, उसमें मेरा सार्थक पूर्ण प्लेसमेंट, यह है राष्ट्रगत विकास। और मैं कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र, ऐसा पूरा संघात मिलकर पूरा विश्व जो है, जिसमें अनेक राष्ट्र हैं, उनके साथ मेरा राष्ट्रगत समायोजन, मान एक राष्ट्रीय के नाते, राष्ट्र के अंग के नाते मेरा समायोजन किस प्रकार से होता है, वह है विश्वगत विकास। ऐसे 4 पड़ावों में समष्टिगत विकास होगा। हम समझ सकते हैं कि ये पूरा जो मनुष्य का विश्व है, या पूरी सृष्टि में जो मनुष्य नाम की जाति है, उसका यह विचार है। पूरी मनुष्य जाति में जो एक एक व्यक्ति करके इकाई है, उसका विचार है। फिर इन सबको लेकर जो जीवन रचना बनती है, उसमें व्यक्ति का प्लेसमेंट कहाँ, कुटुंब का प्लेसमेंट कहाँ, समुदाय का प्लेसमेंट कहाँ, यह भी सारा होगा। तो वह कुटुंबगत विकास का, समुदायगत विकास का, राष्ट्रगत विकास का, ये सारा मुद्दा होगा। तो ये है एक समष्टिगत विकास। तो ये व्यक्तिगत और समष्टिगत, ये दोनों मनुष्य समाज के साथ संबंधित हैं। अब तीसरा है सृष्टिगत। तो एक व्यक्ति का, एक कुटुंब का, समस्त मानव जाति का, माने विश्वगत को लेकर पूरी मनुष्य जाति का
सृष्टि के साथ कैसा समायोजन होगा, इसका विचार करना ये सृष्टिगत विकास है। अब सृष्टि में हमने मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि और पंच महाभूतात्मक सृष्टि, ऐसे 3 आयाम देखे थे। तो इन तीनों के साथ एक व्यक्ति का या एक संपूर्ण विश्व की मानव जाति का कैसा समायोजन होना है, ये जहां निरूपित होता है वह है सृष्टिगत विकास। और फिर भारतीय जीवन दर्शन में ये सब आत्म तत्व का ही आविष्कार है। ये जितनी भी संपूर्ण सृष्टि आत्म तत्व का विश्व रूप है, एक आत्म रूप और एक विश्व रूप। इस आत्म रूप को ही इस दर्शन में परमेष्ठी कहा गया, परमात्मा कहा गया, परंतु संकल्पना की दृष्टि से वह हमारा आत्म तत्व है। तो ये परमेष्ठीगत विकास माने ये समझना, ऐसी अनुभूति करना या बुद्धिपूर्वक भी इस संकल्पना में, इस पर्सपेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जीवन रचना को देखना, समझना, उसमें समायोजित होना, ये परमेष्ठीगत विकास है। ये परमेष्ठीगत विकास 2 मूल वाक्यों में व्यक्त होता है। एक व्यक्ति के नाते परमेष्ठिगत विकास का अंतिम सोपान है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, माने मैं आत्म तत्व हूँ। ये एक एक व्यक्ति की अनुभूति तक पहुंचना, ये परमेष्ठिगत विकास का एक महावाक्य हुआ, माने मूल वाक्य हुआ, इसका विस्तार करना। और दूसरा, समस्त सृष्टि के संदर्भ में एक एक व्यक्ति को यदि सुनियोजित होना है तो दूसरी अनुभूति है, दूसरा रियलाइजेशन है, दूसरी प्रतीति है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो जो भी इस विश्व रूप में है वह सब ब्रह्म है, माने आत्म तत्व है। माने एक व्यक्ति अपने लिए भी अनुभूति प्राप्त करे कि मैं ब्रह्म हूँ, परंतु समस्त विश्व के संदर्भ में भी अनुभूति प्राप्त करे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो फिर मैं और ये सृष्टि एक ही है। मैं तो ब्रह्म हूँ ही, परंतु एक चींटी भी ब्रह्म है, एक वृक्ष भी ब्रह्म है, एक हिंसक श्वापद भी ब्रह्म है, पत्थर भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। ये अनुभूति प्राप्त करना, ये परमेष्ठिगत विकास के 2 आयाम हुए। तो ऐसा हमारा ये दर्शन का शिक्षा दर्शन में रूपांतरण है। शिक्षा दर्शन किसको कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जीवन के सभी अंगों का जहां समायोजन होता है और जीवन से संबंधित, फिर वह व्यक्तिगत जीवन हो, राष्ट्र जीवन हो या सृष्टिगत जीवन हो, संपूर्ण जीवन रचना का सुश्लिष्ट ऐसी व्यवस्था होना, ये शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। इसको कहते हैं शिक्षा दर्शन। तो एकात्म मानव दर्शन ये जीवन दर्शन है, उसके अनुरूप यह शिक्षा दर्शन हुआ। तो शिक्षा दर्शन की अपनी परिभाषा रहेगी। ये अपनी परिभाषा ही अभी हमने बताई कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय विकास, ये व्यक्तिगत विकास का हुआ। व्यक्तिगत विकास की परिभाषा हुई, कुटुंबगत, समुदायगत, राष्ट्रगत, विश्वगत विकास, ये समष्टिगत विकास की परिभाषा हुई। सृष्टिगत विकास के 4 आयाम हमने पहले ही बताए थे, आत्मीयता, कृतज्ञता, दोहन और रक्षण। ये 4 जो व्यवहार के तरीके हैं, मानसिकता जो है, मनोभाव जो है, बुद्धिपूर्वक अपनाया गया, ये जो व्यवहार का सूत्र है वह सृष्टिगत विकास के 4 आयाम।
और परमेष्ठिगत विकास के दो आयाम, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसा इन नटशेल जिसको कहते हैं, ये समग्र विकास प्रतिमान का एक दर्शन है, एक समग्र विकास प्रतिमान का एक निरूपण है। अब यह जो समग्र विकास प्रतिमान है वह शिक्षा के, माने विचार के, बौद्धिक क्षेत्र के सभी आयामों को लागू है। माने हमारी अर्थव्यवस्था है तो वह समग्र विकास प्रतिमान जहाँ लागू हो सकता है, ऐसी एकात्म अर्थव्यवस्था है। एकात्म, एकात्मता, ये शब्द तो केंद्रवर्ती है, इसलिए अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थनीति कैसी होनी चाहिए, अर्थ व्यवहार कैसा होना चाहिए, अर्थ संस्कार कैसा होना चाहिए, तो एकात्म होना चाहिए। इस दृष्टि से अर्थ पुरुषार्थ से लेकर अर्थ संस्कार तक की शिक्षा की व्यवस्था करना, ये शिक्षा में समग्र विकास प्रतिमान लागू करने का विषय हुआ। तो एक व्यक्ति विकास को लागू होना, फिर विषय के संदर्भ में लागू होना। विषय के संदर्भ में कैसे? हर विषय का अपना सिद्धांत होता है, हर विषय की अपनी एक विचारधारा होती है, हर विषय की अपनी शब्दावली होती है, हर विषय के लिए व्यवहार सूत्र होते हैं, हर विषय के लिए विचार सूत्र होते हैं, हर विषय के लिए मानसिकता होती है, संस्कार होते हैं। तो ये सब एकात्म होना, ये समग्र विकास प्रतिमान अर्थव्यवस्था को लागू हुआ ऐसा कहेंगे। राज्य व्यवस्था को लागू होना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, माने शिक्षा व्यवस्था को लागू होना, कुटुंब व्यवस्था को लागू होना, हमारी जितनी भी सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उन सब व्यवस्थाओं में यह लागू होना, इसको कहेंगे समग्र विकास प्रतिमान पर आधारित, उसके अनुसार दी जाने वाली शिक्षा हर विषय को, हर व्यवस्था को, हर गतिविधि को, हर व्यवहार सूत्र को लागू होती है। इसको ये जो लागू होने की बात है उसमें भी इंटेग्रल है, वह भी समग्रता में लागू होना। तो ये समग्रता, ये संकल्पना है। समग्रता क्या है ये पहले जानना, विकास क्या है ये जानना, और प्रतिमान किसको कहते हैं इसको जानना, ये समग्र विकास प्रतिमान को हम लागू करने का की बात सोचेंगे। तो इस प्रकार से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वह भी अपने आप में सुश्लिष्ट होनी चाहिए, एकात्म होनी चाहिए, उस दर्शन पर आधारित होनी चाहिए जो शिक्षा से जुड़े सभी अंग प्रत्यंगों को एक साथ लागू होना होगा। तो जितने भी उसके अंग उपांग हैं सारे एक दूसरे के साथ सुयोग्य पद्धति से संबंधित रहेंगे, एक सभी मिलकर परस्पर पूरक रहेंगे, सभी मिलकर एक पूर्ण होगा, सभी एक दूसरे के साथ समरस होंगे, सभी एक दूसरे के साथ अनुकूल होंगे, परस्पर अनुकूल, परस्पर पूरक, परस्पर उपकारक, ऐसा वो होगा, उसको इंटीग्रल कहते हैं। तो ऐसा ये शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान हमने एकात्म मानव दर्शन पर आधारित ऐसा विकसित किया। जब हम दर्शन कहते हैं और समग्र विकास प्रतिमान कहते हैं तो वो अपने आप में इतना सुश्लिष्ट होता है कि बाहर के कोई एलिमेंट्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर से लेकर हम इस शब्दावली के साथ उसको समरस बना देते हैं, फिर वो बाहर का नहीं रहता। नथिंग इज फॉरेन बॉडी, तो इसमें फॉरेन बॉडी अपेक्षित नहीं होता है, नहीं तो फिर वो फॉरेन बॉडी की तरह ही बीच में चुभता रहेगा और समरस नहीं होगा। ऐसा ये समरस स्वयं पूर्ण श्लिष्ट, ऐसा यह समग्र विकास प्रतिमान है।
अब अन्नमय प्राणमय आदि को तो हम जानते हैं, इसलिए बहुत सारा पुनरावर्तन की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु जो अभी एक मुद्दा कहकर फिर बाद में आप कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये क्या है? तो अब हम विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से या कहीं पर से भी अगर कुछ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण माने कई घटनाएँ देखेंगे, परिस्थितियाँ देखेंगे, व्यवस्थाएँ देखेंगे, विषय, पाठ्यक्रम आदि सब देखेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे, तो इसमें अ, हमें ऐसा पृथक्करण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि कौन-सी गतिविधि, कौन-सा विषय किस विकास के लिए है। तो मोटा-मोटा पहले जितने समझो हमने 10, 12, 15, 20 विषयों की सूची बनाई, तो हमारी एक्सरसाइज़ क्या रहेगी? यह विषय किस विकास के लिए सुयोग्य हैं? अन्न या दूसरे पद्धति से अन्नमय कोश के विकास के लिए कौन-कौन से विषय हो सकते हैं? अ, फिर उसमें व्यक्तिगत विकास के लिए भी, फिर अन्नमय प्राणमय के लिए भी और समष्टिगत के लिए भी और सृष्टिगत परमेष्ठिगत के लिए भी। तो उदाहरण के लिए हम उद्योग विषय ही लें। तो उद्योग विषय क्या है? उद्योग माने एक अर्थशास्त्र का एक अंग है। उद्योग माने उत्पादन का क्षेत्र, उद्योग। कभी-कभी उत्पादन के क्षेत्र के साथ वाणिज्य भी जुड़ा है, परंतु वाणिज्य ये उद्योग से अलग विषय है। जुड़ा हुआ तो है ही, वैसे तो उपभोग भी जुड़ा हुआ है, वैसे तो बहुत सारी दूसरी बातें, संस्कृति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। परंतु उद्योग इन इटसेल्फ क्या है? तो उद्योग माने कुछ कुछ काम करना, माने हाथ से काम करना, उत्पादन करना। उत्पादन फिर ये हाथ से काम करके उत्पादन करना, ये केंद्रवर्ती मुद्दा हुआ उद्योग का। तो फिर उद्योग से कौन-कौन से विकास होते हैं? क्या उद्योग से अन्नमय कोश का विकास होता है? उद्योग से विज्ञानमय कोश का विकास होता है? उद्योग से आनंदमय कोश का विकास होता है? उद्योग से सृष्टिगत विकास होता है? उद्योग से परमेष्ठिगत विकास होता है? ये हमारी इंक्वायरी रहेगी। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक्सरसाइज रहेगी। तो फिर इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो उद्योग इस विषय के कितने अंग हैं, उतने अंगों में इसका निरूपण करो। माने ये विश्लेषणात्मक विचार ही है। और फिर विकास उसके अंग प्रत्यंग उसका निरूपण करो। फिर वन टू वन रिलेशन कहाँ-कहाँ होता है, ये देखो। तो ये एक्सरसाइज है, इसको करने की आवश्यकता है। तभी हम जो कक्ष के अंदर और विद्यालय में, कक्ष के बाहर, परंतु विद्यालय परिसर में, फिर विद्यालय परिसर के बाहर परंतु समुदाय के अंतर्गत, कुटुंब के अंतर्गत, ऐसा हम उस विकास का स्वरूप देखेंगे। तो फिर वन टू वन रिलेशन कहाँ किस बात का है, ऐसा करके हम किसी भी विषय के उद्देश्य को, प्रयोजन को समझ सकेंगे और पद्धति और प्रक्रिया का निरूपण कर पाएंगे। तो ये विषय, क्रियाकलाप, व्यवस्था और विकास, इन चारों का अंतर संबंध हमें जोड़ना चाहिए। उद्देश्य क्या है? विकास। साधन क्या है? विषय, घटना, क्रियाकलाप, कार्यक्रम, वातावरण, व्यवहार आदि सब। ये सब उसके माध्यम हैं। तो फिर विद्यालय में घटित होने वाली कोई भी बात है, वह विकास के लिए होनी चाहिए। विकास के साथ उसका संबंध होना चाहिए। विकास
आंतरिक रूप से ही एक दूसरे के साथ सुश्लिष्ट ऐसी रचना है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि अन्नमय कोश का विकास तो हो रहा है, परंतु मनोमय का तो विकास नहीं, विनाश हो रहा है। या मनोमय कोश का तो विकास हो रहा है, फिर परंतु प्राणमय की अवज्ञा हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई भी हमारी जो गतिविधि है, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी व्यवस्था है, जैसा भी वातावरण है, जैसा भी व्यवहार है, वह सब विकास के अनुकूल होना चाहिए। यही विषय का कक्षा कक्ष के बाहर का एक्सटेंशन हम कहेंगे। तो ये एक्सटेंशन भी होना चाहिए। हम रंगमंच कार्यक्रम करते हैं, जैसे हम भ्रमण के लिए जाते हैं, जैसे हम कोई सुंदर सजावट, सुशोभन आदि सब करते हैं, ये सब क्या कक्षा कक्ष में हम जो पढ़ा रहे हैं, उसका ही एक्सटेंशन है क्या? उसका ही कृति रूप में प्रकटीकरण है क्या? प्रस्तुति है क्या? ये निरंतर देखते रहना। तो शुरुआत में यह बहुत बड़ा अभ्यास का विषय रहेगा। धीरे-धीरे इतना अभ्यास हो जाएगा कि अपने आप वैसी ही रचनाएँ होती जाएँगी और फिर एक स्वाभाविक ऐसा ये शिक्षाक्रम रहेगा। तो मेरा जो मुद्दा था वो विकास, सभी स्तरों पर विकास का अंतर संबंध, विकास और विभिन्न विषयों का संबंध और विषयों का आंतरिक एक दूसरे के साथ संबंध और विषयों के सभी अंगों का विकास के सभी अंगों के साथ समायोजन। ऐसा जब हम देखते हैं तो एक समग्र विकास प्रतिमान का दार्शनिक स्वरूप ये हमारे सामने आएगा। फिर उसके बाद ये कैसे करना, इसके लिए जो विचार होता है, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा विषय रहता है। तो ये तो शिक्षा का दार्शनिक अंग हुआ, आयाम हुआ। यहाँ तक के निरूपण में आपके कोई प्रश्न? व्यवस्था सब ठीक से बैठाया। हाँ, तो जब ऐसा होता है ताई, तो हम कितने विषय, मैंने एक विषय भी पकड़ा तो भी समग्र विकास हो सकता है, और 10 विषय भी पकड़े तो भी समग्र विकास हो सकता है। तो कितने विषय पकड़ने हैं, या इसके लिए कोई गाइडलाइन या कुछ आप बताएंगे ताई? हाँ, हाँ, विकास के हम अभी जो बोले ना, वो हमारा समग्र नहीं, सर्वांगीण बोले। हाँ। सर्वांगीण के साथ समग्र भी जोड़ो। तो समग्र के लिए जो जो आवश्यक है, बेर मिनिमम नेसेसरी, ऐसा जोड़ो तो हमारा बेर मिनिमम ये स्थापित होगा। उसके बाद और क्या और क्या और क्या, ऐसा मिनिमम से मैक्सिमम तक हम जा पाएंगे। फिर हमारी क्षमताओं, मर्यादाओं, आवश्यकताओं, लाक्षणिकताओं, रुचि आदि के अनुसार इसमें से क्या-क्या करना। तो ये आवश्यक नहीं कि सबका सब कुछ करें हम, क्योंकि कुछ भी करें, ये सारे आयाम यदि हमने ध्यान में रखे तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। परंतु बहुत कुछ बाकी भी रहेगा। जैसे उद्योग ये किया, तो उद्योग से परमेष्ठिगत विकास की प्राप्ति के लिए आपको योग की आवश्यकता पड़ेगी। योग के बिना उद्योग आप परमेष्ठिगत विकास तक नहीं पहुंच सकते, या आनंदमय कोश के विकास का लक्ष्य रखे बिना कला का विचार नहीं कर सकते, या पर्यावरण की हानि न करके आप उद्योग उत्पादन का विचार नहीं कर सकते। कलाओं के लिए, कारीगरी के लिए, उद्योग के लिए हाथ की कुशलता चाहिए। उस कुशलता के साथ बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। तो बुद्धि विकास हुए बिना
और हाथ के कौशल का विकास हुए बिना आप उद्योग में नहीं जा सकते। तो फिर हाथ की कुशलताओं का विकास तो अन्नमय कोश के विकास के अंतर्गत आएगा। उसके लिए और प्रकार का सारा जुड़ा रहेगा। तो ये सारा विश्लेषण करके हमने सभी जगह संबंध स्थापित किए। अब कोर एलिमेंट क्या है इसका, ये उसकी पहचान बनेगी। फिर फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फर्स्ट ऐसा क्या है, वो दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण होगा, फिर तीसरे नंबर का। ऐसा करते करते हमारा बेयर मिनिमम और मैक्सिमम, ऐसा हमारी रेंज तैयार होगी। उसमें हमारे लिए कितना संभव है, कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, ऐसा सारा तय होगा। तो ये ना, इसके मैनुअल नहीं होते, वो प्राप्त परिस्थिति में हर समय हर आचार्य को तय करना होता है। ये योजना बनाना है तो एक साथ जितने आचार्य काम कर रहे हैं उन सबको मिलकर करना होता है। तो ये व्यक्तिगत ये सारा विश्लेषण करने के बाद साथ में बैठकर सबका विचार करना और एक दूसरे का तीसरे के साथ ऐसा संबंध जोड़ना, ऐसी कवायद तो जरूरी होती ही है और हमेशा जरूरी होती है। एक बार कर दिया तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसका जो मुख्य मुख्य अंग है वो तो एक बार तय हो गया, परंतु उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो तो पुनः पुनः विचार करने योग्य होंगे। नवीन नवीन करना होगा। जैसे एक वृक्ष विकसित हो जाता है, हमने एक बार एक वृक्ष विकसित हो गया, तब भी उसकी कटाई छटाई करनी ही होती है। तब भी उसको, अब बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो उनको इतना खाद पानी की आवश्यकता तो नहीं होती है। तने का बहुत विचार किया ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन टहनियों का विचार करना होता है। पत्ते झड़ते भी हैं, नवीन उगते भी हैं, फूल झड़ते भी हैं, नए से उगते भी हैं, फल लगते भी हैं, वो खाए भी जाते हैं, फिर वो नए उगते भी हैं। तो उस समय फिर हमें उसका विचार तो करना होता है। फल में तो बहुत विविधता होगी, पत्तों में फलों जितनी विविधता तो नहीं होगी, फूलों में भी नहीं होगी, परंतु हर समय हमको नवीन करना, पुराना ही करना, नवीन भी करना, उसका विवेक प्राप्त होना ये आवश्यक होता है। इसलिए जो जीवंत आचार्य हैं वो हमेशा इसका नवीन रूप क्या है, पुरातन क्या है, नूतन क्या है। पुरातन वही का वही है ना, अभी उसको भी एक बार देख लेना, उसमें तो कहीं अदल बदल नहीं हो गया है, या उसमें तो कहीं विचलित हम नहीं हो गए हैं, या कहीं उसका भी पोषण हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं उसका समग्र का पोषण संतुलित रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तो एक बार देख लेना चाहिए। परंतु वो देखना भर रहेगा, परंतु नवीन तो कौशल विकसित करने होंगे, नवीन रचनाएं बनानी होंगी, नवीन व्यवस्थाएं बनानी होंगी, हर समय उसमें मौलिकता रहेगी। तो ये जीवंत आचार्यों के लक्षण हैं, जो हर समय एक ही मुद्दा दूसरे गत वर्ष पढ़ाया था उस समय कुछ अलग था, इस वर्ष पढ़ाया उसमें कुछ अलग है, कुछ नवीन है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो ये एक बार तत्व समझ लेने के बाद व्यवहार में नित्य नूतनता, मौलिकता, विविधता ये होना, इसमें रस आता है, इसमें ये अध्ययन अध्यापन की जीवंतता रहती है। जी भाई, इसमें मैंने जैसे एकल विद्यालय रहे, एक ही हाँ आचार्य हैं, हाँ वो विषय तो कई ले सकते हैं लेकिन आचार्य एक ही हैं, या तो जो ये बेयर मिनिमम की बात है, अगर हाँ मेरे पास रिसोर्सेज भी बेयर मिनिमम है
तो मैं विषय भी बेयर मिनिमम पढ़ा हूँ, लेकिन उन विषयों के क्रियाकलाप और अवस्थाओं में ये सभी विकास के आयाम देखें, ऐसा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक साधे सब सदे, एक छोटी सी बात पढ़ाओ, छोटी सी बात करो और बहुत सारा सद जाता है। ये बेयर मिनिमम का स्वरूप है। बेयर मिनिमम माने अन्नमय कोश का विकास हो गया तो बस मेरे पास उतने ही संसाधन है, उतनी ही व्यवस्था है, उतनी ही मेरी शक्ति है, ऐसा नहीं होता। ये व्यायाम विद्यालय नहीं है, ये समग्र विकास का विद्यालय है। तो कम समय, कम एक कहानी से अनेक प्रयोजन सिद्ध होना, एक खेल से बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध होना, एक कथा से, एक गीत से, एक गणित के उदाहरण से अनेक प्रयोजन सिद्ध होना, ये तो कुशलता है, ये कुशलता है। तो ये जितना अधिक अच्छी तरह से आएगा उतना परिश्रम कम हो जाएगा, उतना वो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोग अभी ना क्वांटिटी में बहुत बहुत विहार करते हैं, क्वांटिटी को ज्यादा महत्व होता है। क्वालिटी उसी को कहते हैं, कम करो, कम खर्च करके करो, कम समय में करो, कम परिश्रम से करो और अधिक फल पाओ। बुद्धिमानी का कोर एलिमेंट तो यही है, कुशलता भी इसी को कहते हैं कि कम परिश्रम से, कम संसाधनों से, कम समय में अधिक से अधिक, अधिक सुंदर, पूर्ण, जितना चाहिए उतना प्राप्त हो जाता है। उसी को कर्म की कुशलता कहते हैं। नहीं तो करते रहो, इससे भी करो, उससे भी करो, उससे भी करो, 10 कथाएं सुनाओ तभी कोई एक वैल्यू स्थापित होती है। तो विविधता का आनंद भले ही होगा, परंतु इट्स लग्जरी, कितनी सारी बातें और करने के लिए हैं। तो माने ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, आप उसमें यू ड्वेल अपॉन इट, वो ड्वेल इन इट, और ऐसा धीरे धीरे होता है। तो इसी को अनुभवी शिक्षक कहते हैं। अनुभवी माने इतने 20 वर्ष लगातार करो तो उसको अनुभवी नहीं कहते, वो कोल्हू के बैल की तरह भी होता है कि इतने हजारों किलोमीटर चले लेकिन है वही के वही। तो 20 वर्ष के बाद भी वही का वही करते रहते हैं, उसको 20 वर्ष का अनुभव नहीं कहते हैं। जी थे। पोटेंसी बढ़ते जाना, हाँ, पोटेंसी बढ़ते जाना। हाँ जी, जी श्रीनिवास अन्ना। ताई, ये जो व्यक्तिगत विकास है ये तो ठीक है, जो समष्टिगत और सृष्टिगत विकास है इनमें हमारा स्कोप कितना है कितना नहीं है, ये कैसे जानना है? स्कोप तो पूरा 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 है। माने देखो, व्यक्तिगत विकास, ये परमिष्टिगत विकास के बिना इसका कोई प्रयोजन नहीं। समष्टिगत, सृष्टिगत और परमिष्टिगत विकास करने के लिए, होने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों का है। मैंने आपको मन से विचार करना तो बहुत अच्छा आया, मन एकाग्र हो जाता है, उसकी शक्ति आपने प्राप्त कर ली, आपकी कर्मेंद्रियां काम करने में बहुत कुशल हैं और आपकी बुद्धि बहुत तेजस्वी और कुशल और सब है, तो आपका व्यक्तिगत विकास के सारे आयाम आपने प्राप्त कर लिए। करना क्या है उसका संदर्भ तो समष्टिगत, सृष्टिगत और परमिष्टिगत है। संदर्भ की बात आपको इस वचन से तुरंत समझ में आएगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या तो है, धन तो है, शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है। यदि मेरे बल का उपयोग, शारीरिक बल का उपयोग, रास्ते पर चलते चलते कोई जा रहा है उसको धक्का मारकर गिराना, उसके लिए भी बल की आवश्यकता है। और गिरे हुए को उठाना,
उसके लिए भी बल की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विकास में ये बात नहीं आती। व्यक्तिगत विकास में सामर्थ्य संपादन की बात आती है। समष्टिगत सृष्टिगत में सामर्थ्य का विनियोग कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी बात आती है। बुद्धि है, चतुराई है, तो चतुराई का उपयोग कहाँ करना है। मैंने आप समझो, झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये तो दुर्गुण है ना, बहुत बड़ा दुर्गुण है। परंतु आप जासूसी कर रहे हैं, अगर राज्य के विभागों में हेरगिरी माने जासूसी भी आती है ना। एक जासूस को सफाई से झूठ बोलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। परंतु सामान्य व्यवहार में आप मित्रों के साथ, स्वजनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तब असत्य बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। असत्य बोलने की भी कला है, चोरी करने की भी कला है, छल कपट करने की भी कला है, द्यूत की भी कला है। मैं ये सारी कलाएं इसलिए कह रही हूं कि आपको संदर्भ के अनुरूप उसका कितना महत्व है, कहाँ प्रयोजनीय है, कहाँ नहीं है, इसका ठीक से पता चले। छल कपट करना ये राजनीति में आवश्यक गुण है कि नहीं है? या 5 मिनट हुए हैं, समय हाँ? होता है बस। ओपन करती हूँ कि व्यक्तिगत विकास जो है, जिसको हमने पंचकोश में सीमित कर दिया है, बद्ध कर दिया है, वह तो सामर्थ्य संपादन के लिए है। परंतु शेष 3 जो है, वो तो उस सामर्थ्य से जगत में व्यवहार कैसे करना, इसके संदर्भों को जानने के लिए आवश्यक है। इसलिए ये जो समष्टि, सृष्टि और परमेष्टिगत विकास के बिना व्यक्तिगत विकास का कोई महत्व नहीं है। अपने आप में बलवान होना, अपने आप में धनवान होना, अपने आप में बुद्धिमान होना, अपने आप में मन की एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करना, इसमें तो कोई स्वारस्य नहीं है। अब आपको ध्यान में आएगा कि हम केवल पंचकोशात्मक करते रहेंगे, तो शिक्षा का बृहत प्रयोजन हमारे ध्यान में ही नहीं आएगा। हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि बात